बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो मेथड डिस्कस करें इसका नाम है फ़िक्स पॉइंट आइटरेशन। और ये जो फ़िक्स पॉइंट आइटरेशन है ये नॉन लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट, एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच है। तो आज हम देखते हैं कि इस मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, तो इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा और हम सीखते हैं कि क्या करना होगा। तो सपोज़ कीजिए कि एक हमारे पास इक्वेशन है, तो इसमें वो इक्वेशन है आपके पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम नॉन लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन की ही बातें कर रहे हैं। तो ये एक हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, और इस नॉन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप अपने इस फंक्शन को जो है वो इस फॉर्म में चेंज कर दें, एक इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर दें। तो हम क्या करते हैं कि अपने इस फंक्शन को रीअरेंज करते हैं। वी रीअरेंज f of x into an equivalent form। ठीक है जी। अब ये इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है? इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब ये है कि हम अपने फंक्शन को x इज इक्वल टू g ऑफ x वाली फॉर्म में अरेंज करना चाह रहे हैं, राइट। अब बहुत गौर से आपने तमाम चीज़ों को देखना है ताकि आप डिटेल के साथ इस प्रॉब्लम को समझ सकें। तो ओरिजिनली हमारे पास इस तरह की एक प्रॉब्लम गिवन है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को इस तरह की फॉर्म यानी x इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाली फॉर्म के अंदर स्प्लिट करना है। अब ये तो बात बहुत कॉमन है कि x इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाली फॉर्म को लिखने के लिए हमारे पास सेवरल अप्रोचेज़ हैं। ये बहुत तरीक़े हैं, आपकी जैसे दिल चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको लिखने के लिए सेवरल अप्रोचेज़ हैं हमारे पास। ठीक है जी, बहुत तरीक़े हैं जिसकी मदद से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 जो है, मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि भाई x इज़ इक्वल टू, आप इस इक्वेशन के जो दोनों तरफ जो है, मान लें कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और इस इक्वेशन के बोथ साइड जो है वो आप जो है वो x को ऐड कर दें, राइट। तो अगर मैं इस इक्वेशन के बोथ साइड x को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा x f ऑफ x इज़ इक्वल टू x, राइट। और इसमें फिर ये वाली जो साइड है मेरे पास, इस वाली साइड को अगर मैं g ऑफ x सपोज कर लूँ तो क्या होगा मेरे पास, ये बन जाएगा आपके पास g ऑफ x इज़ इक्वल टू x। तो अगर आप नोट करें तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 वाली प्रॉब्लम जो है वो x इज़ इक्वल टू g ऑफ x के अंदर चेंज हो गई है, राइट। ये भी हो सकता है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ये करें, मिसाल के तौर पर f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 आपके पास गिवन है, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 बन गया, और बोथ साइड हमने x में ऐड कर लिया तो ये x माइनस f ऑफ x इज़ इक्वल टू x हो गया। अब जो ये वाली साइड है इसको आप जो है वो g ऑफ x सपोज कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास g ऑफ x इज़ इक्वल टू x। तो एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप इस तरीक़े से भी जो है वो अपने फंक्शन को यानी f ऑफ x को जो है वो g ऑफ x इज़ इक्वल टू x में चेंज कर सकते हैं। तो यानी अब ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस हमारे पास मौजूद हैं। हम इसको कई सारे तरीक़ों से देख सकते हैं। तो ये हमें ख़ुद बाद में, थोड़ी देर बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसमें से कौन सी ऑप्शन या कौन सी अरेंजमेंट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। तो पहला टास्क हमें ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। उस प्रॉब्लम को आपने x इज़ इक्वल टू g ऑफ x वाली फॉर्म में चेंज करना है। अब ये जो x है बेसिकली ये x क्या है, x इज़ इक्वल टू g ऑफ x, ये x क्या होगा, ऑफ कोर्स ये x जो होगा एक फ़िक्स पॉइंट होगा। अब हो सकता है कि शायद आप अभी फ़िक्स पॉइंट से ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो थोड़ी देर बाद आपको ये फ़िक्स पॉइंट ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये फ़िक्स पॉइंट का वैसे मतलब ये होता है कि ये पॉइंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू
जो है इस पॉइंट के ऊपर चेंज नहीं होगी, राइट। तो वही हमारा होगा फिक्स पॉइंट। ये भी आपको थोड़ी देर बाद अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में आपने अपने फंक्शन को स्प्लिट करना है। अब हमने ये देखा कि इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। इसको स्प्लिट करने के कई सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और एक जी ऑफ एक्स अपना फॉर्म कर सकते हैं। वो जी ऑफ एक्स ये भी फॉर्म कर सकते हैं, वो जी ऑफ एक्स ये भी फॉर्म कर सकते हैं, जो भी चाहें वो आप जी ऑफ एक्स फॉर्म कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन कौन सा जी ऑफ एक्स ज़्यादा सूटेबल है या किसको चूज़ करना चाहिए, ये हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिक्स पॉइंट इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। यानी हमारे पास चॉइसेस तो बहुत सारी हैं जी ऑफ एक्स की, लेकिन इसमें से कौन सी करेक्ट चॉइस है ये हमने डिसाइड करना होगा। तो अभी आप मेरे साथ साथ रहिएगा। तो फिक्स पॉइंट आइटरेशन का एल्गोरिथम ज़रा हम देख लेते हैं कि ये क्या है। तो हम जो है यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, बहुत आसान फिक्स पॉइंट आइटरेशन, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। फिक्स पॉइंट, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई कमाल नहीं है। आइटरेशन मेथड एल्गोरिथम, ठीक है जी। तो ज़रा हम इसकी एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं कि हमने बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। अभी हमारा ये इशू वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि हम जी ऑफ एक्स यानी क्या चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो पहले हम अपने एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। ये एल्गोरिथम स्टार्ट करने के लिए हमें एक फ़िक्स पॉइंट की ज़रूरत होती है। यानी हम ये इसको अगर मैं इस मेथड को क्लासिफाई करना चाहूँ तो बेसिकली एक ओपन मेथड के तौर पर अपेयर होता है, ठीक है जी। तो और आप चाहें तो एक तरह की एक हाइब्रिड अप्रोच भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप जो है ये कहें कि बाइसेक्शन और न्यूटन रैप्सन के दरमियान की अगर कोई मेथड है तो वो मेथड बेसिकली आपका फिक्स पॉइंट आइटरेशन होता है, ठीक है जी। तो इन दोनों के दरमियान की कोई अप्रोच आपके पास है। अगर आपको लगता है कि आप इसको ओपन से करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली ओपन से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इंटरवल फाइंड आउट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ हाइब्रिड अप्रोच भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। अब मिसाल के तौर पर ये काम कैसे करता है ज़रा गौर से देखिएगा। हम सबसे पहले किसी इनिशियल गेस से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद एन इनिशियल गेस, ठीक है जी। और हम इस इनिशियल गैस को सपोज कीजिए कि P नॉट कह रहे हैं। ये मैं ज़रा रब कर देता हूँ कि ये कहीं आपको कंफ्यूज ना करे, ठीक है जी। इस इनिशियल गैस को हम क्या कह रहे हैं, P नॉट कह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लें कि मैं एक फ़ंक्शन भी सपोज कर लेता हूँ कि f ऑफ x आपके पास है x माइनस कॉस x, ठीक है जी। आपको समझाने के लिए x माइनस कॉस x। अच्छा जी, मैं जब f ऑफ 0 पर आंसर निकालता हूँ तो चूँकि इस बड़ा सिंपल सा फंक्शन है तो ये बनेगा कॉस ऑफ 0 विच इज़ इक्वल्स टू -1 विच इज़ लेस दैन 0। अच्छा, इसी तरीके से अगर f ऑफ π/2 पर रिज़ल्ट निकाला जाए तो क्या आंसर बनेगा, ये आंसर बन जाएगा आपका π/2 माइनस कॉस π/2। इसको जब आप अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 1.57 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पर एक बात और भी नज़र आ गई है हमें यहाँ पर कि हम यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और हमें वो पॉइंट भी मिल रहा है। तो यानी आपको एक इंटरवल भी मिल गया। यानी अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो एक ये समझ लें कि एक एडिशनल एक और अच्छी बात है। तो चूँकि यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी लग सकता है, देयरफॉर intermediate value theorem tells you that there exists a root, कि एक रूट जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में 0 से। तो ज़रा एक अच्छी बात हो जाती है कि अगर आपको कोई इंटरवल मिल जाए यहाँ पर तो अपनी मर्ज़ी से सपोज़ कीजिए कि मैं जो है वो पॉइंट सपोज़ करता हूँ P नॉट मिसाल के तौर पर 1 ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो अच्छा, आप कोई रैंडमली पॉइंट भी पिक कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हमने एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट हमने सपोज़ कर लिया और वो पॉइंट होगा P नॉट 1। अच्छा, वो पॉइंट जो है वो ऑफ कोर्स किसी न किसी डोमेन के अंदर होगा। ऑफ कोर्स ये बात बड़ी कॉमन है। और वो पॉइंट है बेसिकली, या वो जो आपका फिक्स पॉइंट है या वो जो आपका रूट है
वो किसी डोमेन में ही लाई करता है यकीनन। तो ये आपने जो है वो कुछ सपोज कर लिया। फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने एक सीक्वेंस जनरेट करनी होगी। ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं। जनरेट द सीक्वेंस generate the sequence in the following manner. जी, तो मिसाल के तौर पर अब हमने इसको सीक्वेंस को किस तरह जनरेट किया कि यानी यही इसका बेसिक एल्गोरिथम है कि आपने स्टार्ट किया इसको P0 से, P0 की वैल्यू 1 से आपने इसको स्टार्ट किया, राइट। तो ये जो P1 है, ये P1 आपका इक्वल हो जाएगा किसके, G ऑफ P0 के। ऑल्दो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आपने अपने फंक्शन को x इज इक्वल्स टू G ऑफ x वाली फॉर्म में चेंज करना होता है। फिर आप क्या करते हैं कि आपने P0 को यहाँ पर जब आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो P1 मिल जाता है। और फिर जब आप P2 को कैसे निकालते हैं आप कि ये जो फंक्शन है आपके पास, इस फंक्शन के अंदर आप P1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब आप P1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी इस P1 की वैल्यू पर, यानी ये आपका पहला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू जो है वो G की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो आपको P1 मिलता है। फिर इस पॉइंट के ऊपर आप जब फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो पॉइंट P2 मिल जाता है आपको, एंड सो ऑन। आपको जो है वो पॉइंट Pn+1 तक आप पहुंच जाते हैं और ये हो जाता है G ऑफ Pn। तो बेसिक इसका एल्गोरिथम बहुत सिंपल होता है। तो यही है इसका बेसिक एल्गोरिथम, राइट। ये एक इसका बेसिक एल्गोरिथम बन गया। सॉरी। तो ये बेसिक इसका एल्गोरिथम है कि आप किसी भी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट लेंगे और फिर उसको जो है वो G ऑफ x के फंक्शन के अंदर सब जी, फिर आप उसको जो है वो किसी इनिशियल पॉइंट से आप स्टार्ट लेंगे और उसको फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड देन फिर P1, फिर P2, इसी तरीके से Pn+1। तो ये जो P है बेसिकली आपका फिक्स पॉइंट है और यही बेसिकली इस सिस्टम का रूट भी होगा आपके पास, ठीक है, जो आपका रूट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये बात बहुत कॉमन है कि P की बहुत सारी वैल्यूज़ निकल रही हैं, तो इसमें रूट तो ऑफ कोर्स एक ही होगा आपके पास। तो ये क्या मतलब होगा इसका और इसमें रूट कैसे निकालते हैं, तो उसकी हम ज़रा बात करते हैं। बस यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपने कि यहाँ पर जो एक बात और नोट करने वाली है वो ये कि तमाम चीज़ें जो हैं वो G के डोमेन में होनी चाहिए, राइट। G के डोमेन में तमाम चीज़ें होनी चाहिए, यानी जो भी आप वैल्यू निकालें, एवरीथिंग शुड be in the domain of G, right। तो जो भी आपने वैल्यूज़ निकाली हैं वो G के डोमेन में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अब G के डोमेन में होने का क्या मतलब है? G के डोमेन में होने का मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए कि ये लिखा हुआ है x माइनस cos x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये x माइनस cos x है। आप अगर चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू cos इनवर्स x। चलिए मैं इसको आपको ज़रा थोड़ा अलग से आपको बताता हूँ ताकि ये चीज़ आपको अच्छी समझ में आ जाए। खैर, तो पहले आपने ये दो कंडीशन समझनी, ठीक है जी। यानी पहला आपने एक इनिशियल पॉइंट पे चूज़ करना है और फिर दूसरा काम क्या करना है, आपने उसको उठाकर G के अंदर सब्स्टिट्यूट करते जाना है और आपने जो है वो अपना रिज़ल्ट यहाँ से आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब ज़रा हम वापस इस बात पे चलते हैं कि G की चॉइस हमारे पास कैसे होंगी।
अब ज़रा गौर से इस चीज़ को देखना है। अब सपोज़ कीजिए कि मैंने एक प्रॉब्लम चूज़ की है। वो प्रॉब्लम क्या चूज़ की है? वो प्रॉब्लम है फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रॉब्लम चूज़ की है मैंने f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x माइनस कॉस x वाली प्रॉब्लम मैंने चूज़ की है, राइट। अब इस प्रॉब्लम को लिखने के मेरे पास कई तरीक़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से कुछ लोग इसको x इज़ इक्वल टू कॉस x लिखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। यानी हम इसको x इज़ इक्वल्स टू g ऑफ x इस तरह लिख सकते हैं। यानी यहाँ जो हमारा g ऑफ x है जो इम्पॉर्टेंट है, ये बन जाएगा आपका cos ऑफ x, ठीक है जी। एक ऑप्शन जिसने भी ये चूज़ किया, ओके, ये हो सकता है। अच्छा, कुछ इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके अंदर से x को यहाँ पर, इस cos को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, ठीक है जी। यानी मैं इसको इस तरह लिखूँ, यानी x इज़ इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये भी हो सकता है कि x इज़ इक्वल्स टू g ऑफ x, यानी ये जो g ऑफ x है हमारे पास, ये g ऑफ x बन जाए आपके पास क्या, cos इनवर्स ऑफ x। एक ऑप्शन ये। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि इस चॉइस को प्रेफर करें। इसी तरीके से आखिर में हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। आपको हर दफ़ा ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी थ्योरी बिल्ड करने के लिए, आपको समझाने के लिए सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सपोज़ अगर मैं जो है वो एक और बात बताऊँ आपको कि मैं सपोज़ दोनों तरफ जो है मैं x को ऐड कर रहा हूँ अगर, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू x प्लस x माइनस कॉस x, राइट। तो अब ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 2x माइनस कॉस x। तो आप में से कुछ लोग इसको अगर कंपेयर करते हैं x इक्वल टू g ऑफ x के साथ, तो वो भी गलत नहीं होंगे। यानी ये तीनों की तीनों ही ऑप्शंस जो हैं, या इसके अलावा भी कोई भी ऑप्शन आपको लगता है, तो वो सब का सब बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी थी, इस एग्ज़ाम्पल को हम फर्दर 3 तरीक़ों से ब्रेक कर सकते हैं। 3 नहीं, और मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जितने तरीक़ों से चाहे ब्रेक कर सकते हैं। ये 3 तो सिर्फ मैंने आपको। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज़ होता है कि आपके पास जो है वो इसमें से सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, या यूँ कि जब आप जो है अपना एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और एक P0 से रिलेटेड एक सीक्वेंस बनाएंगे, तो ये बात बहुत कॉमन है कि सीक्वेंस बनने के बाद उस सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो इट मीन्स कि कहीं हम अपने रूट की तरफ मूव कर रहे होंगे, कहीं रूट पर जा रहे होंगे आप अपने, राइट। अगर ये डाइवर्ज कर रही होगी तो इट मीन्स कि आपने जो g ऑफ x की जो चॉइस है वो गलत चूज़ की है। तो ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ जैसे मिसाल के तौर पर अगर इसकी बात की जाए, मिसाल के तौर पर ये g ऑफ x है। अगर मैं इसी प्रॉब्लम को P0 इज़ इक्वल टू 1 से मैंने स्टार्ट किया है, राइट। तो P1 क्या होगा P1 बन जाएगा आपके पास cos इनवर्स ऑफ 1। तो cos इनवर्स ऑफ 1 तो 0 के इक्वल हो जाएगा, राइट। और 0 जो है वो बेसिकली g का डोमेन होगा। यकीनन हमारा जो cos का फंक्शन है उसका cos इनवर्स का वो डोमेन में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि P2 क्या होगा, तो P2 किसके बराबर होगा, तो P2 बराबर होगा cos इनवर्स ऑफ 0। तो ये cos इनवर्स ऑफ 0 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1.57 समथिंग के इक्वल होता है। ओके, ठीक है जी। हम बात करते हैं P3 क्या होगा। लेकिन जब आप P3 की बात करते हैं और cos इनवर्स ऑफ 1.57 की बात करते हैं, भाई ये तो डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन, राइट। यानी कैलकुलेटर्स का कोई रिजल्ट नहीं देगा, ये डिफाइन नहीं है। तो अगर ये डिफाइन नहीं है तो इट मीन्स जो मैंने आपको बताई थी सबसे पहली बात वो ये कि जो आपके पास जो जी जो आप चॉइस करते हैं, जो भी आप पॉइंट उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे वो उसी डोमेन में होना चाहिए। नहीं, ये बात आप शायद नहीं समझें, इसको इस तरह समझें कि जो g ऑफ x है आपके पास, g ऑफ x है वो भी बेसिकली a से b के दरमियान होना चाहिए, और ये जो x है ये भी a और b के दरमियान, जो भी आपका क्लोज इंटरवल है उसके दरमियान लाई करना चाहिए, यानी इसी डोमेन में लाई करना चाहिए, राइट। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये डिफाइन नहीं है, तो इट मीन्स कि ये इस डोमेन में लाई नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको रूल आउट कर देंगे, यानी ये आंसर जो है इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं।
और इन शॉर्ट ये कि डिफ़ाइन नहीं है, तो इट मीन्स के अनडिफाइन है, या आप कह सकते हैं कि ये डाइवर्ज हो रहा होगा, राइट। तो ये आंसर आपका डाइवर्ज हो रहा होगा, तो इसका मतलब है हम इस आंसर को चूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस आंसर को जो हमें नहीं चूज़ करना होगा। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, ये जो आपकी सारी सीक्वेंस बन रही है, ऑफ कोर्स कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट भी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस अगर आपकी कन्वर्जेंट होगी तभी आप अपने रूट की तरफ पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है, कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है, चले मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर वापस हम ऊपर वाली दोनों एग्जांपल्स पे चलते हैं। सपोज यानी जो पहली बात हमने की वो क्या है, यानी एक हमारा छोटा सा क्लेम है, एक क्लेम है हमारा। वो क्लेम क्या है कि अंडर सर्टेन कंडीशन on G, this sequence to fix point of G, ठीक है। अब वो कंडीशन कौन सी है, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन की है, यानी एक एग्जांपल से की है, अब मैं उसको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। तो पहली कंडीशन तो भाई ये बात समझ आ गई है कि देयर शुड, अच्छा ये आपको हर दफ़ा नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए, देयर शुड बी एन इंटरवल a, b around the exact fixed point of there exist a g of x, ठीक है जी, for all a x and b। तो आपने पहली बात तो ये बात जहन में रखनी है कि देयर शुड बी एन इंटरवल, एक इंटरवल है आपके पास a, b अराउंड अ फिक्स पॉइंट, कोई भी आपका एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट है, उसके अराउंड जो भी आपका इंटरवल होगा, उसी इंटरवल में वो g ऑफ x की वैल्यू लाई करनी चाहिए आपके पास, यानी x की वैल्यू भी आप एक इंटरवल में से चूज़ कर रहे हैं, और g ऑफ x भी जो है वो इंटरवल a और b के दरमियान होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये चूँकि डिफ़ाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो इट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम जो है वो इस g ऑफ x यानी कॉस इन्वर्स ऑफ इस प्रॉब्लम के लिए कॉस इन्वर्स ऑफ x को चूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। अब एक और भी तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है इसमें, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ज़रा ध्यान में देखें कि सपोज अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सपोज द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू P, यानी फिक्स पॉइंट P पर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, हम ये क्लेम कर रहे हैं, क्लेम P is the fixed point of G, ठीक है जी। तो वो G का फिक्स पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो Pn, इसका मतलब ये है कि जो Pn है और ये जो G ऑफ Pn-1 आपने जो फाइनल फार्मूला लिखा है, इस पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n approaches to infinity, fixed point of G लिख लीजिए आगे, provided
जी इज़। तो अब जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे पी एन, यानी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी ऑफ पी एन माइनस वन, तो जी को आप बाहर लिख लीजिए क्योंकि जी जो है वो कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी की वजह से हम इसको बाहर लिख सकते हैं, अप्रोचेस ज़ीरो, और ये हो जाएगा आपके पास पी एन, इसको ऐसे लिख लीजिए पी एन माइनस वन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि सपोज दैट के सीक्वेंस कन्वर्जेंट है पॉइंट पी पर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है आपके पास ये सीक्वेंस किसी पॉइंट पी पर कन्वर्जेंट है। तो जब पॉइंट पी पर कन्वर्जेंट है ये सीक्वेंस, तो ये इस तरह की हो जाएगी, ठीक है जी। जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो है वो किसी पॉइंट पी पर मूव कर जाएगी। और इसी तरीके से ये भी आपको बता रहा है कि जब n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है किसी सीक्वेंस की तरफ, तो ऑफ कोर्स कि ये भी अपने फिक्स पॉइंट की तरफ मूव करेगी। देन p, तो नोट करें तो ये वापस से हमारे पास वही रिजल्ट आ गया, राइट। तो ये वापस हमने वही रिजल्ट को एक तरह से प्रूफ करके देख लिया यहाँ पर। सपोज दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू पॉइंट p, then p is the fixed point of g provided g is this pn is equal to g p minus 1। और जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो जब आप उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा ऑफ कोर्स। लेकिन ये बात अगर आपकी नहीं समझ आई तो वापस चलते हैं। देखिए जी, दो बातें हो गई हैं यहाँ पर। वो बात ये कि एक तो ये कि जो वैल्यू निकलेगी किसी फिक्स पॉइंट पर, जब आप g की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो डोमेन g के डोमेन में होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर आपको ये बताई है कि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर वो कन्वर्जेंट है तो ऑफ कोर्स कि वो अपने फिक्स पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो जाएगी। हमें ऐसा जिसका प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। अब मैं वापस इस एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। अगर मैं अपनी एग्जाम्पल के जो पहले वाला पार्ट है यानी x इक्वल टू कॉस एक्स में अगर इसकी तरफ चलूँ और मैं ये कहूँ कि भाई जो मैंने स्टार्ट किया है अपनी प्रॉब्लम को, मिसाल के तौर पर पी नॉट इज़ इक्वल टू मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो P1 क्या बनेगा मेरा P1 बन जाएगा कॉस पी नॉट का मतलब है कॉस 1। अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर कर लीजिएगा, 0.540302 आ गया आंसर। इसी तरीके से जब मैंने P2 कंप्यूट किया तो P2 कंप्यूट करने का मतलब ये हो गया कि मैंने कॉस्ट के साथ 0.540302 कंप्यूट किया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बन गया 0.857553 आंसर आ गया। इसी तरीके से मैंने P3 जब कंप्यूट किया तो कॉस्ट के साथ 0.857553, इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे पास आया है 0.654289। और सिमिलरली इसका जो आंसर आपके पास आ गया है फाइनली 0.739 अप्रॉक्सीमेटली इस तरह का आंसर आ गया है। यानी अगर आप नोट करें कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है वो ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है, स्ट्रिक्टली कन्वर्ज हो रही है, राइट। नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है, ठीक है जी। एक और तरीका है, ये देखें नंबर से भी पता लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली कन्वर्ज हो रही है। ये इस तरह भी पता लग सकता है आपको कि आप जो है वो g ऑफ x का डेरिवेटिव ले लीजिए, इसको डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। तो जब आप g ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर बनेगा इसका माइनस साइन ऑफ x, राइट। तो माइनस साइन ऑफ x का आंसर जो है वो -1 के इक्वल है, यानी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 के इक्वल होगा। किस डोमेन में? ये 0 से π/2 के डोमेन के अंदर, जिससे हमें यही पता लगता है कि हमारी जो सीक्वेंस बन रही है, इस g ऑफ x की जो सीक्वेंस बन रही है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो हमने यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया कि जो g ऑफ x की सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है। तो जब g ऑफ x की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो हमारा थ्योरम नंबर 2 ये कहता है कि जब आप इस पर लिमिट लगाएंगे तो वो अपने फिक्स पॉइंट पर अप्रोच करेगी और एक्चुअली वही फिक्स पॉइंट हमारा रिजल्ट होगा, राइट। पॉइंट समझ रहे हैं? नहीं पॉइंट समझे? चलें, यही सारा पॉइंट जो है वो हम थर्ड पर अप्लाई करके देखते हैं।
शायद अब आप इसको समझ मिसाल के तौर पर अगर यही काम जो है वो मैं इस थर्ड प्रॉब्लम के लिए करूं कि पी नॉट की वैल्यू है मेरे पास 1, तो P1 क्या हो जाएगा आपके पास, P1 बन जाएगा आपके पास G ऑफ P नॉट। G ऑफ P नॉट का मतलब हो जाएगा 2.1 माइनस 2.1 नहीं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड देन कॉस ऑफ 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा 1.459697, ऐसा रिजल्ट आ गया, राइट। इसी तरीके से आपने P2 निकाला तो बना 2.8, आप इसको चेक कर लीजिएगा 2.80825। इसी तरीके से P3 हमने निकाला, P3 बना 6.562094। इसी तरीके से P4 जब हमने कंप्यूट किया तो ये बना 12.1628। नोट करें इस बात को कि ये सीक्वेंस कहाँ मूव कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है, यानी ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस डाइवर्ज हो रही है, राइट। अच्छा जी, नहीं ये बात डाइवर्जेंस की अगर ऐसे समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम इसका डेरिवेटिव लेकर भी चेक कर सकते हैं। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव किसका, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस इज़ 2 प्लस साइन एक्स। और 2 प्लस साइन एक्स ऑफ कॉमन सी बात है कि इसका जो डोमेन है जो वो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1 होगा आंसर। तो ये जो है वो 0 और π/2 से यानी ये जो आंसर है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। तो जब डेरिवेटिव का रिजल्ट जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। तो ये हमें पता लगा कि ये जो सीक्वेंस है डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे सूटेबल है, ऑफ कोर्स कि ये वाला ऑप्शन हमारे लिए मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। तो ये वाला ऑप्शन हमने यूज़ करना है क्योंकि यही ऑप्शन हमारे लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है। तो मैं ज़रा इसको कंक्लूड करूं क्योंकि ये काफ़ी सारा बातें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली हैं कि जो जी ऑफ एक्स चूज़ करते वक्त हमने ध्यान ये रखना है कि जो उसका डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव जो है वो बेसिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है जी। अगर वो डेरिवेटिव जो है उसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है उस सर्टेन डोमेन के अंदर तो हम कहते हैं कि वो जो सीक्वेंस है हमारे पास वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, यानी वो जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट होगी। और अगर वो जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट होगी तो इसका मतलब ये है कि जब आप उसकी nth वैल्यू या जब आप उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो अपने फिक्स पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगी और वही फिक्स पॉइंट बेसिकली आपका फाइनल रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, राइट। तो ये हमारा सबसे सूटेबल ऑप्शन है। यहाँ पर भी आपका रूल आउट हो रहा है और यहाँ पर भी आप जो है वो डाइवर्ज की तरफ जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो बेसिकली अब आप इसको, तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम के अंदर ये वाला ऑप्शन यानी जो जी ऑफ एक्स है वो कॉस ऑफ एक्स को चूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। इसी तरीक़े से हम ज़रा ये जो अगर पॉइंट अगर ये वाली चीज़ इस तरह क्लियर ना हो तो हम एरर nth स्टेप का एरर निकाल कर भी इस चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं कि कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है कब डिक्रीजिंग होता है, इस तरह की चीज़ को देख सकते हैं। तो चलें इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो एरर देखते हैं nth स्टेप के लिए, एरर एट nth स्टेप। ठीक है जी, तो एरर निकालते हैं nth स्टेप के लिए। अब nth स्टेप के एरर का क्या मतलब हुआ कि ये है आपके पास Pn+1 आइट्रेशन आपने परफॉर्म की और ये है आपके पास ओरिजिनल फिक्स पॉइंट, इनके दरमियान जो भी डिफरेंस है वो बेसिकली एरर कहलाएगा, ठीक है जी। n+1 स्टेप का एरर होगा। n+1 कर लें। अच्छा जी, ये जो Pn है, Pn+1 है, ये एक्चुअली है क्या, ये आपको बताया था, ये G P ऑफ n के इक्वल है। और ये P क्या होगा, ये P बेसिकली G ऑफ P होता है, आप चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम को जानते हो तो मीन वैल्यू थ्योरम आपको ये कहते हैं, ये सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, कि अगर ये G ऑफ Pn यानी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट हो G ऑफ Pn और फॉर एग्जांपल G ऑफ P
ये डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा आपके पास पी एन माइनस पी। तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि एक जो है वो मीन वैल्यू जो है वो इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है और वो मीन वैल्यू है वो हो जाती है आपके पास फॉर एग्जांपल सी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि जी ऑफ पी एन माइनस जी ऑफ पी, इसे आप चाहें तो इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये किसके इक्वल होगा, इसे आप लिख लीजिए पी एन माइनस पी एन जी डैश ऑफ सी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर नोट कीजिए कि ये तो कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर ऐसे मौजूद है, तो इसकी जगह पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप। तो जब इसकी जगह पर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास ये बन जाएगा आपके पास दिस इज पी एन प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू जी डैश ऑफ सी, राइट, और देन पी एन माइनस पी। ठीक है जी। अब ये पी एन प्लस 1 और माइनस पी क्या चीज़ होता है, ये बेसिकली एन प्लस 1 है, तो स्टेप का एरर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, राइट। और ये जी डैश ऑफ सी तो एज इट इज़ रहेगा, राइट। और ये पी एन माइनस पी क्या होगा, ये ऑफ कोर्स nth स्टेप का एरर होगा, तो इसको आप ई एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ और आपसे पूछूं कि ई एन प्लस 1 अपॉन ई इज़ इक्वल टू जी डैश ऑफ सी, जी डैश ऑफ सी, अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें तो ये जो है अगर जो है वो अगर यहाँ पर जो है इफ़ याद रखें कि जी डैश ऑफ सी जो है वो अगर लेस देन 1 होगा, अगर ये लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 होने का मतलब है कि ई एन प्लस 1 लेस देन ई एन हो जाएगा। सपोज़ अगर यहाँ पर मैं ये लेस देन 1 हो जाए तो ये, और ये आपको याद होगा कंडीशन ये कौन सी होती है, ये कंडीशन क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, और ऑफ कोर्स मैंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और बताया था सारी बातें आपको यहाँ पर। तो ये जो ई एन है आपके पास डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो बाय 0, बिलो बाय, ये वही बात है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है। तो याद रखें कि अगर ये जो जी डैश ऑफ सी इसका रिजल्ट जो है वो मॉड का आंसर यानी जो डेरिवेटिव जो हम लेते हैं, अगर वो आंसर इसका लेस देन 0 हो तो एक तरह से ये इसका प्रूफ भी है। लेस देन 1 के अगर इक्वल होता है तो ऑफ कोर्स के जो आपके पास जो एरर्स हैं वो, और उस यानी उस एरर की अगर आप सीक्वेंस बनाते हैं तो वो सीक्वेंस क्या करती हैं, वो सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज़ होती हैं। ठीक है, अगर वो सीक्वेंस डिक्रीज़ होगी तो इट मीन्स कि आप अपने ओरिजिनल आंसर की तरफ कन्वर्ट करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ जो जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये जो ई एन है ये बेसिकली अप्रोच करेगा 0 की तरफ, यानी कन्वर्ट टू 0 होगा। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो पी एन है आपके पास, ये पी एन एक फ़िक्स पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा और बेसिकली वही फ़िक्स पॉइंट आपका रिजल्ट होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो एफ़ के जी डैश ऑफ सी का जो रिज़ल्ट है वो अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए फिर क्या होगा, ऑफ कोर्स अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये साइन ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह लिख सकेंगे कि यहाँ पर ये जो ई एन प्लस 1 और ग्रेटर देन ई एन हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली, जी क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। तो ये आपके पास फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको याद होगा जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का वर्ड हम यूज़ करते थे तो वहाँ पर इंक्रीजिंग की बात हो रही होती थी, यानी डाइवर्जेंस की बात हो रही होती थी। तो इट मीन्स कि जो ई एन है आपके पास इज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो जब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये कन्वर्ज नहीं है तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो ये भी एक बात आपको समझ में आ गई, एक तरह से आपने प्रूफ कर भी देख लिया कि जब डेरिवेटिव का जो रिज़ल्ट है आपके पास वो ग्रेटर देन 1 के इक्वल होगा उस फंक्शन में, तो वो फंक्शन जो है वो डाइवर्ज होगा, बेसिकली उस सीक्वेंस का जो रिज़ल्ट है वो डाइवर्ज होगा। और अगर जो है थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर जी डैश 0 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये है
तो उसमें कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है, यानी इनकन्क्लूसिव रिजल्ट हो जाएगा आपके पास। तो अगर मैं जल्दी से इसका कंक्लूजन लिखना चाहूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, अगर मैं इसका कंक्लूजन आपके लिए लिखना चाहूँ तो कंक्लूजन बहुत आसान हो गया। वो ये हो गया कि अगर मैं कहता हूँ कि जो जी डैश है ये आंसर लेस देन 0 हो, तो हम कहेंगे कि आपका आंसर कन्वर्ज होगा। और सेकंड, अगर ये जो जी डैश का जो रिज़ल्ट है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो, तो ये आपका आंसर डाइवर्ज होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने पहले चूज़ करना है, यानी जी ऑफ एक्स को चूज़ करने के बाद आप उसका डेरिवेटिव निकाल कर ये पहले देखेंगे कि आपके पास जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कन्वर्ज है या ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो आप जी की उस चॉइस को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप उस चॉइस को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मैंने काफ़ी बातें जो हैं वो डिटेल से बताई हैं, और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अब ज़रा जल्दी से अपने ग्राफिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं कि भाई ग्राफिकली क्या हो रहा होगा इसके साथ, ये भी अपने आप बताना है। तो ज़रा हम ग्राफिकली बात करते हैं, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ग्राफिकली देखते हैं क्या होगा। अब ग्राफिकली देखते हैं। अब ऑफ कोर्स ग्राफिकली देखने का मतलब ये हो गया, अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 डिफरेंट ऑप्शंस हो गए। हम इन तीनों ऑप्शंस के ग्राफ बनाकर देख लेते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया और एक ऑप्शन ये हो गया आपके पास, ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर मैं पहली कंडीशन ले रहा हूँ, वो ये हो गई कि ये जो जी डैश ऑफ एक्स अगर आपके पास है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो लेस देन 1 होने के तो एक तो एक्चुअली ऑलरेडी 2 ऑप्शन बन सकते हैं। एक आप इसको लिख सकते हैं कि 0 लेस देन जी डैश ऑफ एक्स लेस देन 1, एक ऑप्शन आपका ये हो सकता है, ठीक है। और जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो -1 लेस देन जी डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, एक ऑप्शन आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम के साथ ये चीज़ वेरी करती है, मैं प्रॉब्लम के साथ भी आपको समझा दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि आप एक रफली एक इस तरह का फंक्शन बनाएं, ये इधर रफली एक ऐसा फंक्शन बनाएं जिसका जो डेरिवेटिव है वो 0 और 1 के दरमियान हो। तो थोड़ा सा रफली मैं इस तरह के फंक्शंस को बना देता हूँ ताकि मैं आपको डिटेल से यहाँ पर समझा सकूँ, ठीक है जी। तो हम ठीक है जी, तो ये हमने एक थोड़ा सा रफली आइडिया दे रहे हैं आपको। अच्छा जी, ये एक जी का एक फंक्शन आपने बनाना है जो 0 और 1 से कुछ लेस होना चाहिए, यानी ये 1 वाली लाइन जो होगी आपके पास वो ऐसी होगी, तो 1 से थोड़ा सा लेस होना चाहिए। तो इसको आप ऐसा करें, थोड़ा यूँ ऐसे बनाना, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक फंक्शन बन गया, राइट। अच्छा जी, अब x की वैल्यू आपने बना ली है, तो उसके लिए आप एक अपनी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये आपकी आ गई लाइन, ठीक है जी। और आपका फिक्स पॉइंट कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आपका फिक्स पॉइंट होगा। अब आपने क्या करना है, आप अपने किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये है आपका इनिशियल पॉइंट, आपका इनिशियल पॉइंट है आपका क्या, P0 से आपने स्टार्ट किया। तो पहला पॉइंट है P0, तो P0 तो बेसिकली कहाँ पर होगा जी, ये है आपका P0 वाला पॉइंट, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले P0 से स्टार्ट किया आपने। तो P0 से जब आपने स्टार्ट किया तो स्टार्ट होने के बाद आप चले गए कर्व के ऊपर, यहाँ चले गए। यहाँ पर उस P0 को उठाकर आपने, ये g ऑफ x का फंक्शन था, उसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब आपके पास यहाँ पर, यानी जब आपने P0 का जो पॉइंट है सब्स्टिट्यूट कर दिया फंक्शन के अंदर, तो ये बन गया g ऑफ P0 ऑफ कोर्स, ठीक है जी। यानी आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट आपका P1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप P1 जब आपको पॉइंट मिलता है तो उसके बाद आप फिर पॉइंट P1 आपको मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि आप चले गए इस पॉइंट के ऊपर, ये आ गया आपका पॉइंट P1, राइट। फिर उसके बाद आप इसी तरीके से आप फिर चले गए कर्व के ऊपर। देखिए मैं इसको ज़रा आपको शायद अगर भूल रहे हो तो मैं वापस से इसको रिकॉल करा देता हूँ आपको कि यानी हो क्या रहा है इसके अंदर, यानी हम किस तरह ग्राफ कर रहे हैं इसको, क्योंकि ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका।
क्योंकि सारा जो गेम है इसमें वो फिर ग्राफ का आ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने ये कहा कि आप P0 से शुरू करते हैं ना, फिर आपके पास P1 क्या हो जाता है, ये बेसिकली G ऑफ P0 बन जाता है, राइट। इसी तरीके से आपने P2 क्या कहा, P2 बन जाता है G ऑफ P1 बन जाता है। तो ये क्या है बेसिकली कि आपने P0 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये जो है ये कर्व के ऊपर पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। तो P0 से आपने स्टार्ट किया, तो ये आपका P0 है, राइट। P0 को आपने उठाया और आपने इस फंक्शन के अंदर पुट कर दिया, ये आपने डाल दिया इसको फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पॉइंट मिला, क्या पॉइंट मिला, P1, ठीक है। क्या है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, यानी P1। अब कौन सा पॉइंट P1 होगा भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप उसको G ऑफ P0 नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसे क्या लिख सकते हैं, सिंपली आप इसको लिख सकते हैं P1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा है कि जो भी आपका जो आपको मिला यहाँ पर G ऑफ P0, फिर ये जो P1 है ये वापस P1 जो है वो इस कर्व के ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। तो वो कर्व के ऊपर किस तरह जाएगा, वो कर्व के ऊपर ऐसे जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो है ना, क्योंकि आप P1 जो है यानी यूँ समझें कि ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो आपकी लाइन के ऊपर हैं, ठीक है जी। अब P1, तो P1 आपने जो है वो मिसाल के तौर पर ये आपके पास आ गया, आपने इसी के क्रॉसपॉन्डिंग ये यहाँ पर पॉइंट देख लिया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आ गया P1। अब ये जो पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P1 मिल गया आपको। अब ये पॉइंट P1 आपने वापस फंक्शन के अंदर डाल दिया, इधर फंक्शन में डाल दिया। तो जब आप इस पॉइंट को वापस फंक्शन के अंदर डालेंगे तो आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा वो नया पॉइंट आपका, ऑफ कोर्स के ये नया पॉइंट आ जाएगा। अब वो नया पॉइंट मिल जाएगा आपके पास, ये नया पॉइंट आ गया, ठीक है जी। तो अब ये नया पॉइंट यानी ये आपका, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया, P1 हो गया, ठीक है जी। क्या ये बात पॉइंट आप समझ आई, मैं इसको वापस से समझाता हूँ। इनिशियली आप चलें अपने P0 से चलें, आपने कोई भी एक इनिशियल पॉइंट चूज़ कर लिया P0 और आपने कर्व के ऊपर देखा कि वो कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, आपको पॉइंट मिल गया वो P1 आपको पॉइंट मिल गया, ठीक है जी। तो ये P1 पॉइंट आपको यहाँ पर, ये पॉइंट आपके पास P1 मिल गया। तो ये है इसी के क्रॉसपॉन्डिंग आपने इस लाइन के ऊपर उसको मार्क किया एंड देन आप फिर ऊपर चले गए, ठीक है। तो आपको ये जो P1 वाला पॉइंट है ये यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट मिल गया। सिमिलरली ये फिर ये इधर आएगा, यानी लाइन पर मूव करता है एंड देन सर्किल पर मूव करेगा। इस तरीके से ये अपने ओरिजिनल फिक्स पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है ये इसकी ये स्टेप कन्वर्जिंग कहलाती है, इसमें स्टेप्स कन्वर्जिंग होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो तो ऑफ कोर्स कि आप मुझसे बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसी तरीके से सपोज़ कीजिए कि अगर आपका जो कि नॉर्मली लेक्चर में ये होता है कि कुछ पॉइंट अगर मिस भी हो जाते हैं तो आप वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स के लेक्चर्स के साथ ये यकीनन ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि -1 लेस देन G डैश ऑफ x लेस देन अगर 0 के लिए करें, यानी एक ऐसा कर्व आप ड्रॉ करें जिसमें जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो -1 और 0 के दरमियान हो, तो अप्रॉक्सीमेटली वो कर्व कुछ इस तरह का बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये बन गई आपके पास लाइन, राइट। और ये सपोज़ की करें कि आपने अपना फ़िक्स पॉइंट इसे चूज़ किया था, तो यहाँ पर आपने अपना मान लें कि ऐसे फ़िक्स पॉइंट आपने ये चूज़ किया था ऐसे, ठीक है। ये आपका सपोज़ कीजिए कि फ़िक्स पॉइंट था P0। तो फिर क्या होता है कि इसमें आप पहले इस पॉइंट पर हैं, फिर आपने इस लाइन की तरफ मूव किया ऐसे, राइट। फिर आप वापस कर्व पे चले गए, फिर आप लाइन पे मूव करते हैं, फिर इसी तरीके से कर्व पे चले गए, फिर लाइन पे चले गए, फिर कर्व पे चले गए। तो आप नोट कर रहे हैं कि ये आपके पास कैसा चार्ट हो गया, ये आपके पास एक स्पाइरल बन गया है यहाँ पर। तो ये आप
ये आपके पास जो है वो एक स्पाइरल बन गया है, ठीक है। तो और ये देखें कि यहाँ पर इस फैशन के अंदर, यानी ये एक स्पाइरल फैशन के अंदर जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। तो एक कन्वर्जन कुछ इस तरह की भी होगी फिक्स पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, एक और ऑप्शन इसमें इस तरह का है कि अगर जी डैश की वैल्यू जो है वो लेस देन -1 हो, फिर क्या होगी भाई? तो अगर जी डैश की जो वैल्यू है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे प्रॉब्लम के साथ ये चीज़ अच्छी समझ में आ जाएगी आपके, इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा समझ जाएंगे इसको। मिसाल के तौर पर कलर चेंज करते हैं इसमें जी। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूँ कि जो जी डैश ऑफ एक्स है ये लेस देन -1 हो, फिर क्या होगा? लेस देन -1 को अगर हम ग्राफ करें तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन सकता है इसका। ये आपकी लाइन आ गई, ये बन जाएगी आपकी कुछ एक लाइन बन जाएगी, राइट। अब सपोज़ कीजिए कि ये हो जाएगा आपका फिक्स पॉइंट। ये आपने मिसाल के तौर पर पॉइंट चूज़ किया था, तो ये आपका मिसाल के तौर पर फिक्स पॉइंट हो गया। पहले आप कर्व पे चले गए, फिर आप लाइन पर आ गए, राइट। फिर आप कर्व पे चले गए, फिर आप इस लाइन पे चले गए, लाइन पर आ गए, और फिर आप एंड सो ऑन कर्व पर। नोट कर रहे हैं एक बात? तो यहाँ पर ये जो आपकी स्पाइरल बन रही है, ये स्पाइरल जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है बल्कि डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ पर ये स्पाइरल जो है वो आपकी डाइवर्ज हो रही है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर जी डैश, इसी तरीके से अगर जी डैश ऑफ एक्स का जो आंसर है अगर ग्रेटर देन 1 हो, तब क्या होगा यहाँ पर? तब कुछ इस तरह के ग्राफ एक और बन सकता है, वो इस तरह का कि जी डैश ऑफ एक्स का एक रफली पहले ग्राफ बना लेते हैं इसको। एक रफली ग्राफ ये बना लेते हैं हम, और ये राइट। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने p की वैल्यू आपको कोई मिल गई, और जैसे आपने कोई p की वैल्यू यहाँ पर असाइन की, तो ये पहले इसने कर्व को टच किया एंड देन फिर लाइन को टच किया, लाइन एंड देन कर्व। तो अगर आप नोट करें तो ये यहाँ पर भी डाइवर्ज हो रहा है। ये आपका P0 था, ये यहाँ पर भी डाइवर्ज हो रहा है। तो इस तरीके से, इस तरह के चार्ट को हम मोनोटोनिक पैटर्न यानी कॉबवेब चार्ट भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रहे होते हैं, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके एग्जांपल की तरफ चलूँगा ताकि इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से, इस मेथड को और अच्छे से आप समझ सकें। बहुत सारी छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स है इसके अंदर जो ऑफ कोर्स मैंने क्लियर करने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।